ये कहानी आपको एक ऐसे श्रापित खेत में ले जाएगी जहां रात होते ही मिट्टी से फसल नहीं, इंसानी लाशें उगने लगती थीं। आखिर उस खेत पर किस चुड़ैल का श्राप था और क्यों हर अमावस्या को कोई न कोई हमेशा के लिए गायब हो जाता था? जानिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानी में। जिस रात मिट्टी ने इंसानों को जन्म देना शुरू किया, उस रात पूरे बेलवाड़ी गांव में किसी की नींद पूरी नहीं हुई। पहले कुत्ते रोए, फिर अचानक सारे कुत्ते एक साथ चुप हो गए। उसके बाद पूरा गांव ऐसे शांत हो गया जैसे वहां कभी कोई रहता ही न हो। रात के ठीक 12 बजे गांव के बाहर फैले उस बंजर खेत से पहली आवाज आई, खर खर, जैसे कोई बहुत नीचे से मिट्टी खुरच रहा हो। खेत कई सालों से वीरान था। न वहां कभी गेहूं उगा, न धान, न सरसों, न घास। लेकिन उस रात सूखी जमीन अपने आप हिलने लगी। पहले एक जगह, फिर दूसरी, फिर पूरा खेत सांस लेने लगा और अचानक धड़ाम, एक जगह की मिट्टी फट गई। उसमें से एक काला सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला। उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही मिनटों में पूरे खेत में जगह जगह आधे दबे इंसानी शरीर दिखाई देने लगे। कोई गर्दन तक मिट्टी में धंसा था, कोई कमर तक, कोई दोनों हाथ फैलाए जैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन सबसे भयानक बात, उनमें से कोई भी पूरी तरह मरा हुआ नहीं लगता था। उनकी उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थीं। जिस खेत का नाम लेना भी लोग पसंद नहीं करते थे, सुबह होते ही गांव वालों ने खेत की तरफ देखा। कोई भी उसके पास नहीं गया। सब दूर खड़े रहे। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी, रघुनाथ काका, बस एक बार उस खेत को देखकर बोला, फिर शुरू हो गया। गांव के बच्चों को बचपन से सिखाया जाता था, सूरज ढलने के बाद उस खेत की तरफ देखना भी मत। कोई पूछता क्यों, तो जवाब मिलता, वहां फसल नहीं उगती, वहां चुड़ैल अपनी भूख बोती है। मेरा नाम अर्जुन है। मैं खेती से जुड़ा कृषि अधिकारी था। सरकार ने मुझे उसी इलाके में भेजा था। रिपोर्ट में लिखा था, एक खेत पिछले 100 साल से पूरी तरह बंजर है। मेरे लिए ये सिर्फ मिट्टी की जांच का मामला था। गांव पहुंचते ही सबने एक ही बात कही, उस खेत को मत छूना। मैं हंस पड़ा, मिट्टी किसी को मारती नहीं। रघुनाथ काका ने मेरी आंखों में देखकर कहा, मिट्टी नहीं, उसके नीचे सोई हुई चीज मारती है। शाम को मैं अकेला उस खेत तक पहुंचा। चारों तरफ हरी फसलें थीं, लेकिन बीच में करीब 10 बीघा जमीन पूरी तरह काली पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आग लगाकर पूरी मिट्टी जला दी हो। उस खेत में एक भी चिड़िया नहीं बैठती थी, एक भी कीड़ा नहीं चलता था। हवा चल रही थी, लेकिन उस खेत के ऊपर की हवा बिल्कुल स्थिर थी। मैंने मिट्टी उठाकर देखी, वो सामान्य नहीं थी। उसमें से मिट्टी की नहीं, सड़े हुए मांस जैसी गंध आ रही थी। उसी समय मेरे पीछे किसी औरत के पायल की आवाज आई, शन शन शन। मैंने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं, आसपास सिर्फ खाली खेत। मैंने सोचा शायद भ्रम होगा। तभी आवाज फिर आई, इस बार मेरे बिल्कुल कान के पास। मेरे खेत में क्या ढूंढ रहे हो? मैं पलटा, कोई नहीं, लेकिन मेरे पैरों के पास मिट्टी पर एक औरत के नंगे पैरों के ताज़ा निशान बनते जा रहे थे। ऐसे जैसे कोई अदृश्य चीज मेरे चारों ओर घूम रही हो। मेरे शरीर में पहली बार डर उतरा। पहली रात का श्राप। उस रात मैं गांव के प्रधान के घर रुका। करीब 2 बजे अचानक मेरी नींद खुली। बाहर से औरत के गाने की आवाज आ रही थी। आवाज बहुत मीठी थी, लेकिन उसमें ऐसा दर्द था कि सुनते ही शरीर कांप जाए। मैंने खिड़की से बाहर देखा। दूर उसी खेत के बीच सफेद धुंध में एक औरत खड़ी थी। उसके घुटनों तक लंबे काले बाल थे। सफेद साड़ी पूरी मिट्टी से सनी हुई थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। वो धीरे धीरे दोनों हाथों से मिट्टी खोद रही थी। कुछ सेकंड बाद उसने मिट्टी से एक इंसानी सिर बाहर निकाला। फिर वो उसके बाल पकड़कर मुस्कुराई और धीरे धीरे उस सिर को वापस मिट्टी के अंदर दबा दिया। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। उसी पल उस औरत ने पहली बार अपना सिर उठाया। हालांकि वह मुझसे बहुत दूर थी, फिर भी ऐसा लगा वो सीधे मेरी आंखों में देख रही है। और अगले ही पल उसकी गर्दन असामान्य तरीके से धीरे धीरे
पूरी 180 डिग्री घूम गई। उसके होंठ बिना हिले आवाज मेरे कान में आए। अगली फसल तू होगा। मेरे हाथ से खिड़की बंद करते भी नहीं बनी। उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ, गांव वाले झूठ नहीं बोल रहे थे। सुबह सूरज निकलते ही मैं बिना किसी को बताए उस खेत की तरफ भागा। मैं खुद को समझा रहा था, रात का भ्रम था, थकान थी, बस इतना ही। लेकिन जैसे ही मैं खेत के किनारे पहुंचा, मेरे कदम वहीं रुक गए। पूरे खेत की मिट्टी फिर फटी हुई थी। हर तरफ आधे दबे हुए इंसानी शरीर दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस बार उनमें से एक शरीर पूरी तरह मिट्टी से बाहर था। वह घुटनों के बल बैठा था, उसका सिर नीचे झुका हुआ था। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और जैसे ही उसका चेहरा दिखाई दिया, मेरी चीख निकल गई। वो चेहरा मेरा था, मेरी ही आंखें, मेरी ही दाढ़ी, मेरे ही कपड़े, यहाँ तक कि मेरी कलाई पर बना बचपन का जलने का निशान भी उसी पर था। मैं पीछे हटने लगा, तभी उस लाश की बंद आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी, फिर बिना होंठ हिलाए बोली, आज पहली रात है, तीसरी रात तक तू भी यहीं होगा। अगले ही पल वो शरीर फिर मिट्टी में धंसने लगा। कुछ ही सेकंड में वहां सिर्फ सूखी जमीन बची थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। चुड़ैल की भूख में भागता हुआ गांव पहुंचा। मेरी हालत देखकर रघुनाथ काका समझ गए। उन्होंने बिना कुछ पूछे दरवाजा बंद कर दिया। फिर धीमी आवाज में बोले, उसने तुझे देख लिया है, अब वो तेरा पीछा छोड़ेगी नहीं। मैंने कांपते हुए पूछा, वो है कौन? रघुनाथ काका की आंखें भर आईं। करीब 100 साल पहले यहीं एक औरत रहती थी, नाम था गौरी। उसके पति की मौत के बाद गांव में बच्चों की बीमारी फैली। लोगों ने बिना किसी सबूत के उसे चुड़ैल कह दिया। उसे रस्सियों से बांधकर इसी खेत में जिंदा गाड़ दिया। वो आखिरी सांस तक चीखती रही, लेकिन किसी ने उसे बाहर नहीं निकाला। मरने से पहले उसने सिर्फ एक बात कही, जिस मिट्टी में मुझे जिंदा दबाया है, उसी मिट्टी से अब इंसानों की फसल उगेगी। रघुनाथ काका की आवाज कांपने लगी। उस दिन से उस खेत ने कभी अनाज नहीं उगाया। उस शाम पूरे गांव ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। किसी घर में चूल्हा नहीं जला, किसी ने बाहर कदम नहीं रखा। रात के करीब 1 बजे मेरे कमरे की छत से मिट्टी गिरने लगी। टप टप टप। मैंने ऊपर देखा, छत पर किसी के नंगे पैर चल रहे थे। धीरे धीरे एक औरत की हंसी सुनाई दी, फिर नाखूनों से लकड़ी खुरचने की आवाज। चर्र चर्र। कुछ ही पल बाद छत के बीचों बीच दरार पड़ गई और उस दरार से बहुत लंबे काले बाल नीचे लटक गए। उन बालों से गीली मिट्टी टपक रही थी। मैं पीछे हट गया, फिर उन बालों के बीच से 2 सफेद आंखें दिखाई दीं। वो उल्टी लटकी हुई थी। उसका चेहरा मेरी तरफ था, लेकिन उसका शरीर अब भी छत के ऊपर था। उसने मुस्कुराकर कहा, मिट्टी ने तुझे पहचान लिया है। अचानक उसके बाल सांपों की तरह मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं दरवाजा खोलकर बाहर भागा, लेकिन पूरा गांव गायब था। न कोई घर, न कोई सड़क, चारों तरफ सिर्फ वही काला खेत और बीच में सैकड़ों आधी दबी हुई लाशें। सभी की आंखें खुली हुई थीं और सभी मुझे देख रही थीं। तीसरी रात, जब चुड़ैल अपनी फसल काटने आई, मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर मिट्टी में धंसने लगे। धीरे धीरे पहले टखने, फिर घुटने, फिर कमर तक। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन जिंदा हो और मुझे अपने अंदर खींच रही हो। चारों तरफ खड़ी आधी दबी लाशें एक साथ हिलने लगीं। उनके मुंह धीरे धीरे खुलने लगे, लेकिन उनमें से आवाज नहीं निकली। आवाज जमीन के नीचे से आ रही थी, रुक जा, यहीं रह जा, हमारी तरह। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को बाहर निकाला और भागने लगा, लेकिन जहां भी दौड़ता, वही खेत मेरे सामने आ जाता। जैसे मैं गोल गोल उसी जगह घूम रहा था, तभी पीछे से पायल की आवाज आई, शन शन शन। मैंने मुड़ने की गलती कर दी। सिर्फ 10 कदम पीछे वो चुड़ैल खड़ी थी। इस बार उसका घूंघट नहीं था, उसके बाल जमीन पर घिसट रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। मुंह इतना बड़ा खुला था कि कानों तक फटा हुआ दिखाई दे रहा था। उसके दांत इंसानों जैसे नहीं,
दरांती की धार जैसे लंबे और टेढ़े थे, लेकिन सबसे भयानक बात उसके दोनों हाथों की उंगलियां मिट्टी में धंसी हुई थीं और जैसे किसान फसल उखाड़ता है वैसे ही वो मिट्टी में धंसे इंसानी शरीरों को एक एक करके बाहर खींच रही थी। कोई चीख नहीं रहा था, क्योंकि वे चीखने के लिए जिंदा नहीं थे और मरने के लिए पूरी तरह मरे भी नहीं थे। चुड़ैल ने एक लाश को बाहर निकाला, उसके बाल पकड़कर उसे मेरे सामने फेंक दिया। वो आदमी अचानक उठकर बैठ गया। मैं उसे पहचानता था। वो गांव का मोहन था, जो 3 साल पहले बिना किसी निशान के गायब हो गया था। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से लगातार मिट्टी बह रही थी। वो रोते हुए बोला, भाग जा, मरना मत, मरने से भी बुरा है यहाँ उगना। इतना कहते ही चुड़ैल ने उसके सिर पर हाथ रखा। अगले ही पल मोहन का पूरा शरीर सूखने लगा। उसकी त्वचा फट गई, हड्डियां टूटने लगीं। कुछ ही सेकंड में वो फिर से मिट्टी बन गया। चुड़ैल ने वो मिट्टी वापस खेत में बिखेर दी और मुस्कुराकर बोली, यही मेरी खेती है। 1 से कई से पूरा खेत। मेरे पूरे शरीर में डर की जगह अब सिर्फ घबराहट नहीं, दहशत भर चुकी थी। जिसने चुड़ैल को चुनौती दी, मैंने पास पड़ा लोहे का फावड़ा उठाया और पूरी ताकत से चुड़ैल की तरफ दौड़ा। जैसे ही फावड़ा उसके शरीर से टकराया, वो धुएं में बदल गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल वो मेरे पीछे खड़ी थी। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। उसका हाथ बर्फ से भी ठंडा था। वो मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाई, इंसान मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि तुम सबने ही मुझे बनाया है। इतना कहते ही उसने मुझे हवा में उठाकर खेत के बीच फेंक दिया। मैं जमीन पर गिरा और मिट्टी अपने आप मेरे ऊपर बंद होने लगी। पहले पैर, फिर कमर, फिर सीना। मैं पूरी ताकत से हाथ चला रहा था, लेकिन मिट्टी पत्थर जैसी सख्त होती जा रही थी। सिर्फ मेरा चेहरा बाहर रह गया, ठीक वैसे ही जैसे बाकी लाशों का था। मेरी आंखों के सामने चुड़ैल मुस्कुरा रही थी। उसने मेरे माथे पर अपनी उंगली रखी और बोली, अब तू भी उगेगा। आज भी वो खेत खाली नहीं है, लोग कहते हैं। अगली सुबह गांव वालों ने खेत में एक नया चेहरा देखा। वो आधा मिट्टी में दबा था। उसकी आंखें खुली थीं और ऐसा लगता था जैसे वो किसी से मदद मांग रहा हो। वो चेहरा मेरा था। गांव वालों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो भी उस खेत में उगी लाश को छूता था, अगली अमावस्या तक वही उसकी जगह दिखाई देता था। कुछ महीनों बाद सरकार ने उस खेत के चारों ओर ऊंची लोहे की बाड़ लगा दी। एक बोर्ड लगा दिया गया, ये भूमि अनुपयोगी है, प्रवेश वर्जित। लेकिन बोर्ड पर किसी ने लाल मिट्टी से एक और लाइन लिख दी थी, फसल अभी भी उगती है, बस देखने वाला जिंदा नहीं बचता। आज भी बेलवाड़ी के बुजुर्ग एक बात जरूर कहते हैं, अगर कभी किसी सुनसान खेत में रात के समय तुम्हें ऐसा लगे कि मिट्टी अपने आप सांस ले रही है या तुम्हारे पैरों के नीचे से किसी के नाखून जमीन खुरच रहे हैं, तो वहां से भाग जाना, क्योंकि हर खेत में अनाज नहीं उगता। कुछ खेत अपनी चुड़ैल के लिए इंसान उगाते हैं। अगर जिस खेत में रात को कोई फसल नहीं लाशें उगती थीं ने आपको अंत तक डर और सस्पेंस में बांधे रखा, तो नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको भूतिया स्थानों, सच्ची डरावनी घटनाओं, चुड़ैल, डायन और रहस्यमयी कहानियां पढ़ना पसंद है, तो हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम नियमित रूप से नई रियल हॉरर स्टोरीज, हॉन्टेड प्लेसेस, बूथ स्टोरीज, हॉरर स्टोरी इन हिंदी और पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस प्रकाशित करते हैं, जो आपकी रूह तक कंपा देंगी। डर की इस दुनिया से जुड़े रहें, क्योंकि अगली कहानी शायद इस कहानी से भी ज्यादा खौफनाक हो।